वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमने एक सीरीज शुरू की है हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्जाम के रिगार्डिंग। अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज की थी और 31 जो है वो लास्ट डेट है एग्ज़ाम फिल करने की। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो हमने जो है वो टारगेट किया है कि हम जनरल स्टडीज़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, जो पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ यही है कि हमें पीएचडी नहीं करनी। हमें जितना जो है वो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है ताकि हमारा जो है वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इस इनिशिएटिव में हमारी जो है वो क्लास सेकंड है। इससे पहले ऑलरेडी जो है वो हम क्लास वन अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने जो है वो मुग़ल रूल की बात की थी और ऑलमोस्ट हमने जो है वो 1526 यानी कि 1526 बाबर के अराइवल से लेकर 1857 तक का जो पूरा मुग़ल रूल है उसको कवर किया। देन उसके बाद क्लास सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट था हमारा उसमें हमने रीजनल स्टेट्स को कवर किया। रीजनल स्टेट्स लाइक योर बंगाल, कर्नाटक और मराठा, इनको हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पंजाब के बारे में और रेस्ट जो हमारी स्टेट्स बची है। अब हमारा जो मेन टारगेट है, अगर हम पंजाब को पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह को पढ़ेंगे और छोड़ देंगे, नहीं। हम जो है वो पंजाब को थोड़ा सा बेसिक भी साथ में पढ़ेंगे ताकि कुछ कहानी जो है वो हमारे माइंड में क्रिएट हो कि पंजाब जो है वो किस तरह से बना और जो है वो रीजन किस तरह से डेवलप्ड हुआ और किस तरह से जो है वो मुगल अंपायर को जो है वो एक जो पंजाब में जो पॉलिटिकल रूल शुरू हुआ उसने उन्होंने किस तरह से जो है वो मुगल रूल को चैलेंज किया। इससे जो है वो हमें फैक्ट लर्न करने में जो है वो ईजी रहेंगे। प्लस साथ में क्योंकि इस बार एग्जाम जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन कराने जा रहा है तो दैट मीन्स कि आपको जो है इन डेप्थ भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पंजाब के साथ। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि पंजाब का जो पार्टीशन यानी कि जब भारत जो है वो एक तरह से जो है वो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देन उस टाइम पे जो है वो पार्टीशन भी हुआ भारत का। तो जो पंजाब यानी कि जो पुराना पंजाब था और पुराना बंगाल, उन दोनों रीजन्स को जो है वो डिवाइड किया गया, जिसके बिहाफ पर अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे जो है वो पाकिस्तान बनता है और अभी जो है वो इंडिया। इस तरह से जो है वो डिवीज़न हुई 1947 में। माउंटबेटन प्लान जो आया था भारत में जिसके थ्रू इसको हम नेक्स्ट फेज़ में जब जाएंगे तो अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन जो पुराना पंजाब था वो इंक्लूड करता है लाहौर और अमृतसर। ये दो रीजन्स इंपॉर्टेंट है जो मिलकर क्या बनाते हैं पंजाब। अब पंजाब का जो नाम है वो 5 नदियों के नाम पे पड़ा है और वो 5 नदियाँ कौन कौन सी है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंजाब की जो 5 मेन रिवर्स है उनके नाम क्या क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन पंजाब को हम कहाँ से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिखिज़्म से। सिखिज़्म में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है 10 सिख गुरु। सबसे पहले तो जो 10 सिख गुरु हैं वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि कौन सा इवेंट किस गुरु के टाइम पे हुआ या उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो रखा। इवन हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिख और हिमाचल प्रदेश का इतिहास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाउंडर की अगर हम बात करें सिखिज़्म की तो वो है गुरु नानक देव जी। और गुरु नानक देव जी का जो बर्थ है वो 1469 में हुआ था और जो है वो इनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी 1539। तो यानी कि ऑलमोस्ट 1469 से लेकर 1539 के बीच में इन्होंने सिखिज़्म को एस्टेब्लिश किया, सिखिज़्म का प्रचार किया और वर्ल्ड वाइड जो है वो उन्होंने ट्रैवल भी किया और साथ में प्रचार भी किया। जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं गुरु नानक देव जी के, तो सबसे पहला है कम्युनिटी किचन। कम्युनिटी किचन यानी कि एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाना। इसका मतलब क्या हो गया कि कास्टिज्म को कंडेम करना, या जो सोशल इनक्वालिटीज़ थी, जो सोशल इनक्वालिटीज़ या सोशल जो क्राइसिस थे उनको एड्रेस करने के लिए जो है वो उन्होंने एक कंसेप्ट शुरू किया। निर्गुण भक्ति को ये फॉलो करते थे। डायरेक्ट जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन निर्गुण भक्ति को फॉलो करता है, कौन जो है वो सगुण भक्ति को। तो गुरु नानक देव जी जो है वो निर्गुण भक्ति को फॉलो करते थे। इनका मतलब क्या हो गया कि भगवान सिर्फ एक है। कंटेम्प्रेरी थे ये बाबर के, यानी कि समकालीन भी इसको कहा गया है कि बाबर उस टाइम पे जो है वो 1526 में बाबर आ चुका है तो हमें दैट मीन्स जो है वो ये बाबर के अपोजिट थे। और इन्होंने जो शुरू किया था वो क्या था, 10-1 सिस्टम, कि आप जो अर्न कर रहे हो उसका 1/10 जो है वो आप डोनेट कर सकते हैं ताकि किसी का जो किसी को किसी की हम हेल्प कर सकें। देन उसके बाद गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव जी, जिन्होंने जो है वो क्या किया था, गुरुमुखी को इन्वेंट किया था। उसके बाद गुरु अमरदास जी। अमरदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो अनंत कारज सिस्टम यानी कि जो शादी का सिस्टम था, शादी का सिस्टम है जो सिखिज्म में, उसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो क्या था, गुरु अमरदास जी ने। यानी कि 4 जो लामा होती है उनको इंट्रोड्यूस किया था गुरु अमरदास जी ने। और ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। अकबर
के कंटेम्प्रेरी थे और अकबर खुद जो है वो एक सेकुलर जो है वो मुगल एम्परर जो है वो माना गया है अकबर को। काफ़ी बहुत सारे हिस्टोरियन से क्लेम करते हैं कि अकबर जो था उसने सभी रिलीजन्स को जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट दी। इवन जो है वो इबादत खाना जो था अकबर का वहाँ पर डिस्कशन करता था, तो गुरु अमरदास जी को भी जो है वो अकबर ने इन्वाइट किया। इवन आपके जो अदर रिलीजन के स्कॉलर्स थे उनको भी जो है वो अकबर ने इन्वाइट किया था। देन उसके बाद गुरु रामदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो फाउंडर ऑफ अमृतसर सिटी, और इनके टाइम पे जो है वो गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरुआत हुई, यानी कि गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो उसकी शुरुआत होती है। और इन्होंने जो फाउंडेशन स्टोन की अगर हम बात करें गोल्डन टेम्पल के, तो वो रखा था मियाँ मीर ने। मियाँ मीर कौन थे? एक मुस्लिम थे, मुस्लिम पीर थे, जिन्होंने जो है वो गोल्डन टेम्पल का जो फाउंडेशन स्टोन था उसकी जो है वो नींव रखी थी। देन उसके बाद अगर हम बात करें गुरु अर्जन देव जी, तो गुरु अर्जन देव जी के टाइम पे जो है वो आदि ग्रंथ जो है वो कंपाइल्ड हुआ था, और इनके टाइम पे कंस्ट्रक्शन जो है वो गोल्डन टेम्पल या इसको हरमंदिर टेम्पल भी कहा गया है, या अमृतसर कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई थी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें साथ में याद रखना है कि इनको एग्जीक्यूट किया था, यानी कि इनको एग्जीक्यूट किया था जहांगीर ने। तो जो फ्रेंडली रिलेशंस पहले थे मुगल्स के साथ, यहाँ पर जो है वो अब जो है वो खराब होने लगे। देन उसके बाद नेक्स्ट गुरु थे गुरु हरगोविंद। हरगोविंद को जो है वो सोल्जर संत भी कहा गया है। ये फर्स्ट गुरु थे जिन्होंने जो है वो हथियार उठाए थे, यानी कि आर्म्स। इनकी जो किरपान थी, ठीक है, उन दो किरपानें थी जिनका नाम था मीरी और पीरी, यानी कि स्वॉर्ड्स जो है उनका नाम था मीरी और पीरी। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं। देन उसके बाद गुरु हर राय, इनको जो वो मैन ऑफ पीस भी कहा गया है। और दारा शिकोह को जो है उन्होंने शेल्टर दिया था। दारा शिकोह जो था वो मुस्लिम जो एम्पर था उनका बेटा था, दारा शिकोह जो है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड किया था। देन उसके बाद एट्थ जो गुरु थे वो थे गुरु हरकृष्ण। और गुरु हरिकृष्ण जी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि यंगेस्ट गुरु जो है वो उनको कहा जाता है। एट द एज ऑफ 5 जो है वो ये गुरु बन गए थे। देन उसके बाद गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जी को जो है वो त्यागमल कहा गया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, त्यागमल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो त्यागमल जो है उनके इन्हें कहा गया है, और इन्होंने जो है वो अनंतपुर साहिब सिटी को एस्टेब्लिश किया था, या फाउंडेड, इन्होंने क्या किया था, ही फाउंडेड अनंतपुर साहिब सिटी। इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद जो पॉइंट हमें और याद रखने हैं कि इन्होंने जो है वो वॉइस रेज की थी अगेंस्ट इनजस्टिस। अब इनजस्टिस कहाँ से हो गई? औरंगजेब की क्रूल पॉलिसीज। औरंगजेब जो है वो जिस तरह से जो है वो अत्याचार कर रहा था उसके अगेंस्ट जो है वो वॉइस रेज की, और जिसकी सजा जो है वो औरंगजेब ने जो है वो उनको जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया था दिल्ली में। तो यानी कि एग्जीक्यूटेड बाय द दिल्ली, और 1675 में जो है वो एग्जीक्यूट किया था। साथ में एक पॉइंट और भी याद रख सकते हैं हम कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो है वो कश्मीरी पंडितों को भी सपोर्ट किया था, और इन्होंने औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी, लाइक औरंगजेब ने जजिया इम्पोज कर दिया था, पिलग्रिम टैक्स लगाया था, बहुत सारे अदर रिलीजियस टैक्स थे, और जिस तरह से कहा जाता है कि हिंदूज़ को कन्वर्ट किया जा रहा था इस्लामिज़म में, तो उसके अगेंस्ट भी जो है वो उन्होंने वॉइस रेज की थी। देन उसके बाद नेक्स्ट गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉरियर गुरु। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को कंपाइल किया था, और गुरु ग्रंथ साहिब जी को कहा था 11th गुरु। इसके बाद जो है वो गुरु जो है वो इंसान की फॉर्म में नहीं होगा, ये जो है वो फाइनल गुरु रहेंगे, हमें जो है वो इन्हीं की डायरेक्शन को फॉलो करना है, ऐसा जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। इनका बर्थ जो है वो पटना साहिब में हुआ था, पहला पॉइंट। इनके 4 जो है वो बेटे थे, जिनको 4 साहिबजादे भी कहा जाता है, अजीत सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जुजार सिंह। ये इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करें 1699 में इन्होंने जो है वो खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बैटल्स जो हमें याद रखनी है, इवन जफरनामा साहिब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह जी ने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। ये लेटर थे औरंगजेब के लिए, जिन्हें जफरनामा साहिब कहा गया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बैटल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है बैटल ऑफ भंगानी 1688 में, गुरु गोविंद सिंह जी वर्सेस भीमचंद ऑफ कहलूर। अब ये हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ कहलूर 1688, गुरु गोविंद सिंह जी वर्सेस भीमचंद ऑफ कहलूर। देन उसके बाद नेक्स्ट है बैटल ऑफ नदौन 1691, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भीमचंद इंपॉर्टेंट, गुरु गोविंद सिंह जी और भीमचंद, इन दोनों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी, किसके अगेंस्ट? मुगल्स के अगेंस्ट। देन उसके बाद बैटल ऑफ गुलेर 1696, गुरु गोविंद सिंह जी प्लस यहाँ पर गुलेर के किंग थे, और किसके अगेंस्ट बैटल थी? दिलावर खान, यानी कि मुगल। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बैटल है वो है बैटल ऑफ भशौली 1702 में ही हुई। गुरु गोविंद सिंह जी प्लस गुरु गोविंद सिंह जी के साथ कौन थे? भशौली का जो राजा था धर्मपाल, वर्सेस कौन हुआ यहाँ पर? मुगल एंड अजमेर चंद ऑफ कहलूर।
अजमेर चंद ऑफ कहलूर के अगेंस्ट जो है वो ये लड़ाई थी। मुगल्स एंड अजमेर चंद एक साइड थे और गुरु गोविंद सिंह जी और भशोली के जो राजा थे धर्मपाल वो एक साइड। बैटल ऑफ सिरसा या सरसा भी इसको कहा गया है, 1704 में ये हुई। गुरु गोविंद सिंह जी वर्सेस वजीर खान, यहाँ पर जो है वो काफ़ी नुकसान जो है वो सिखों को हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑलमोस्ट जितनी बैटल्स गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ी वो सारी की सारी उन्होंने जीती है। बैटल ऑफ चमकौर 1707 अगेंस्ट नहर खान, यानी कि मुगल के अगेंस्ट थी ये। बैटल ऑफ मुक्तसर 1705 में अगेंस्ट, या यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि वजीर खान ने जो है वो सिखों के ऊपर अटैक किया था और गुरु गोविंद सिंह जी के जो है वो ये लास्ट बैटल है। देन यहाँ पर हमें याद रखना है कि यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ था। देन उसके बाद बैटल ऑफ जुजाहू 1707 में, ये जो बैटल थी ये आजम शाह वर्सेस बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन औरंगजेब की डेथ के बाद जो एम्परर बने उनके बीच में, और उनका भाई था आजम शाह, इन दोनों के बीच में हुई थी कि नेक्स्ट एम्परर कौन बनेगा। तो इस केस में गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है वो यहाँ से 200 से 300 सिखों की जो एक छोटी सी यूनिट थी आजम शाह की हेल्प के लिए भेजी थी, अंडर भाई धर्म सिंह के अंडर जो है वो ये आर्मी जो है वो भेजी थी आजम शाह को। इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ बैटल्स थी जो गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे हुई। डेथ की अगर हम बात करें तो 1708 में जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ होती है। हमारा यहाँ पर क्लियरली टारगेट है कि हम किसी के जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो अगर कहीं पर डेथ वर्ड आता है या बर्थ आता है तो वो सिर्फ जो है वो लिंक करता है एक पढ़ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद 5 तख्त की अगर हम बात करें तो अकाल तख्त जो है वो मेन सीट है अमृतसर में, ठीक है। देन उसके बाद श्री केसगढ़ ये अनंतपुर साहिब में है और बर्थ प्लेस ऑफ खालसा। पटना साहिब की अगर हम बात करें तो बिहार में है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ हुआ था। देन हजूर साहिब और दमदमा साहिब की अगर हम बात करें तो जो आपका आदि ग्रंथ था जिसको कंपाइल किया था वो दमदमा साहिब में किया है। इंपॉर्टेंट है, ये 5 के 5 तख्त पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि कौन सा तख्त कहाँ पर है। देन उसके बाद नेक्स्ट है बंदा सिंह बहादुर आफ्टर द डेथ ऑफ द गुरु गोविंद सिंह जी इन 1707। बंदा सिंह बहादुर ने जो है वो खालसा पंथ को लीड किया। अगर बंदा सिंह बहादुर के दूसरे नाम की हम बात करें तो उन्हें कहा जाता है माधवराव बैरागी। रिवोल्टेड अगेंस्ट मुगल इंजस्टिस के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई और सिख की जो अथॉरिटी थी यानी कि खालसा पंथ की अगर हम बात करें तो उसका रूल जो है वो खालसा पंथ की एस्टेब्लिशमेंट करी पंजाब में जो है वो खालसा रूल की शुरुआत करी बंदा सिंह बहादुर ने। देन उसके बाद क्या होता है, लेकिन छोटा सा पीरियड रहा है इनका, 1716 में जो है वो सैयद ब्रदर्स जो है वो बंदा सिंह बहादुर को पकड़कर मार देते हैं। इसके बाद ऑलमोस्ट जो है वो सिख रिवोल्ट जो था मुगल्स के अगेंस्ट वो ऑलमोस्ट क्रश हो जाता है। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि बंदा सिंह बहादुर के बाद जो है वो सिख जो है वो कमज़ोर हो गए। लेकिन दूसरा ये कि मुगल एम्परर भी कमज़ोर है, मुगल एम्परर भी उतना कैपेबल नहीं था। तो यानी कि जो हमारा ये नॉर्थर्न रीजन था, नॉर्थ पंजाब यानी कि लाहौर वाला रीजन और पंजाब वाला अमृतसर वाला रीजन, ये दोनों जो रीजन थे ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल वैक्यूम में आ जाते हैं, यानी कि बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं नादिर शाह इन्वेजन और अब्दाली की रेड्स। हमने पढ़ा था कि नादिर शाह ने 1739 में जो है वो अटैक किया था और ये थी बैटल ऑफ करनाल। ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं लाइक बड़े एग्जाम से एचईएस या अलाइड मेंस में अगर हमें लिखने के लिए आता है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी बैटल थी जिसने मुगल इतिहास को बदल दिया, मुगल इतिहास का जो इतना राइज कर रहा था वो एकदम से डाउनफॉल शुरू हो गया। तो ये बैटल ऑफ करनाल 1739 की जो बैटल थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इसमें प्ले करती है। देन अब्दाली की रेड्स, अब्दाली ने बहुत रेड किया है जिसकी वजह से जो है वो पंजाब में, अब आते तो पंजाब के थ्रू ही थे ये, क्योंकि वेस्ट से अगर यहाँ वेस्ट से दिल्ली पर अटैक कर रहे हैं तो बीच में पंजाब पड़ रहा है, तो पंजाब अब जो बीच में फंस गया वो तो गया। तो ये जो पंजाब वाली रीजन थी यहाँ पर कोई बड़ा राजा बनता ही नहीं है, यहाँ पर कोई बड़ा शासक बनता ही नहीं है, तो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और छोटी छोटी मिसलें जो है वो बन जाती है, यानी कि कोई मेन रूलर यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद 1763 से लेकर 1773 के बीच में 12 मिसलें यानी कि छोटी छोटी प्रांत जो है वो यहाँ पर जो है वो रूल करना शुरू करती है, अपना अपना टेक ओवर करते हैं। और इसके रिगार्डिंग ये भी कहा जाता है कि जितना हमने खा पी लिया ठीक है, बाकी सब तो अब्दाली रेड में ले जाएगा। इंपॉर्टेंट जो 12 मिसल थी इसमें से जो हमें याद रखनी है वो है आलूवालिया, कन्हैया और शुक्रचकिया। ये 3 मिसलों के नाम हम याद कर सकते हैं क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे उसके लिए ये तीनों मिसलों के नाम याद रखने बहुत जरूरी है। अब शुक्रचकिया मिसल से जो है वो यहाँ पर एक पर्सनालिटी जो है वो आते हैं जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने क्या किया,
लाहौर को कैप्चर किया प्लस अमृतसर, इन दोनों को कंट्रोल करके, इन दोनों को कैप्चर करके पंजाब, मॉडर्न जो पंजाब है उसकी एस्टेब्लिशमेंट करी। ये याद रखना, बर्थ हुआ था इनका 1780 में। उसके बाद इन्होंने लाहौर और अमृतसर दोनों को कंट्रोल किया और वन रूल ओवर द पंजाब जो है वो उसको शुरुआत करी। तो इसको कहा जाता है फेज ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह। और महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझो, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर और अमृतसर को कैप्चर किया, तो दैट मीन्स स्ट्रांग रूलर, स्ट्रांग है। जब स्ट्रांग है तो एक्सपेंशन करेंगे। अब एक्सपेंशन दो तरह से किया जा सकता है। देखो ऊपर वाली साइड पे तो हिमालयस है, कितना कंट्रोल कर लेंगे, हिमालयस तक चले जाएंगे। लेकिन यहां पर आ गई सतलुज, और सतलुज के इधर वाली साइड पे ब्रिटिशर्स थे। सतलुज के इधर वाली साइड पे ब्रिटिशर्स थे, यानी कि ईस्ट साइड पे ब्रिटिशर्स हो गए, और वेस्ट पे हो गया अफगान। अफगान यानी कि ट्राइबल रीजन। अब महाराजा रंजीत सिंह क्योंकि स्ट्रांग है तो वो ईस्ट वाली साइड भी आ सकते थे और वेस्ट वाली साइड भी आ सकते थे। ऊपर हिमालयस है और नीचे रेगिस्तान। अगर हम पंजाब को इस तरह से एवरेजली डिवाइड करें तो ऊपर वाली साइड हिमालयाज हो गए, इधर वाली साइड यानी कि ईस्ट पे हो गया आपके गंगा प्लेन्स या सतलुज रिवर, और वेस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो गया अफगानिस्तान। तो अब इधर वाली साइड पे अटैक कर सकते थे, यहाँ पे भी अटैक कर सकते थे क्योंकि स्ट्रांग रूलर है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो आपका ईस्ट साइड थी वहां पर साइन करी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 1809 में ट्रीटी साइन करी यानी कि ब्रिटिश के साथ, और कहा कि सतलुज जो है वो पंजाब की ईस्टर्न बाउंड्री है, पंजाब महाराजा रंजीत सिंह सतलुज क्रॉस नहीं करेंगे। फाइनली क्लियर, तो दैट मीन ईस्टर्न बॉर्डर सेफ हो गया, यहां से अब कोई खतरा नहीं रहा। इसका फायदा उठाया और उन्होंने कहाँ अटैक किया, अफगानिस्तान पे। और जब अफगानिस्तान पे जो है वो अटैक किया तो उन्होंने ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन्स थे अफगानिस्तान के उसको कंट्रोल में कर लिया आपने। इससे परेशान हो गए अफगान के चीफ, जो अफगान के आमिर थे वो परेशान हो गए महाराजा रंजीत सिंह से, और वो ब्रिटिशर्स को बोलने लगे कि आप हमारी हेल्प करो, महाराजा रंजीत सिंह को बोलो कि सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड रहे, कि सिर्फ जो आपका इंडस वाली टेरिटरी है वहां तक लिमिट रहे, आप जो है वो अफगानिस्तान में मत आए। लेकिन ब्रिटिशर्स की ऑलरेडी जो है वो दोस्ती थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ, तो वो नहीं बोल सकते। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रशल था आमिर और ब्रिटिश के बीच में, ये कन्वर्ट होता है एंग्लो अफगान वॉर, जिसको हम अलग से कवर करेंगे। पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी थी। अब सबसे पहले ट्रीटी ऑफ अमृतसर अगर सब साइन की, लॉर्ड मिंटो वन जो है वो इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के अगर हम बात करें भारत में, और चार्ल्स मैटकाफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली एचपी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है कांगड़ा चैप्टर। अब कहानी कुछ इस तरह की है कि कांगड़ा पे अटैक करते हैं गुरखों ने। गुरखाज ने अटैक किया, बिलासपुर का राजा था जिसने इनवाइट किया, और बिलासपुर का वो राजा कौन था उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गुरखाज को इनवाइट किया बिलासपुर के राजा ने कि कांगड़ा पे अटैक करो। कांगड़ा फोर्ट को किसी ने नहीं जीता, ऐसा जो है वो गुरखाज को उन्होंने कह दिया, और मीनवाइल कांगड़ा पर अटैक कर दिया। अब संसार चंद भी स्ट्रांग रूलर था, कैपेबल रूलर था, क्योंकि वो भी जो है वो एक्सपेंशन कर रहा था। तो संसार चंद को मुश्किल हो गई गुरखाज, क्योंकि गुरखाज ने जो है वो संसार चंद की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि संसार चंद क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं महाराजा रंजीत सिंह को। महाराजा रंजीत सिंह को बोलता है कि सर आप हमारी हेल्प कर दीजिए, इन रिटर्न जो आप बोलोगे हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन गुरखाज को बाहर निकालो। तो यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह क्या करते हैं, मोखन चंद को भेजते हैं और गुरखाज को डिफीट करते हैं। और इस तरह से क्या होता है, कांगड़ा फोर्ट जो है वो सिखों के कंट्रोल में चला जाता है। यानी कि महाराजा रंजीत सिंह क्या करते हैं, कांगड़ा फोर्ट पे कंट्रोल कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर याद रखना। और 1823-24 में जो है वो संसार चंद की मृत्यु भी हो जाती है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट हम और समझ सकते हैं संसार चंद के रिगार्डिंग ही, हम इसको समझेंगे थोड़ा सा, वैसे हम इसको एचपी में अलग से कवर करेंगे। संसार चंद जो है वो एक स्ट्रांग रूलर था कांगड़ा का। अब जब ये स्ट्रांग है तो ये भी एक्सपेंशन की कोशिश करेगा। तो एक्सपेंशन में सबसे पहले तो इसने जो अदर प्रिंसली स्टेट्स थी उन पर अटैक किया, तो यानी कि इससे अदर प्रिंसली स्टेट अफेक्टेड थी। फिर इसके बाद इसने प्लेन में कोशिश करी, लेकिन प्लेन में जो है वो महाराजा रंजीत सिंह एक स्ट्रांग रूलर ऑलरेडी था, तो मतलब प्लेन्स में तो जा नहीं सकते थे। तो इससे परेशान हो गए थे हिमाचल के जो अदर प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उन्होंने जो है वो गुरखाज को इन्वाइट किया, उन्होंने एक थर्ड पावर को इन्वाइट किया था कि आप जो संसार चंद पर अटैक करो। फिर संसार चंद को जो है वो महाराजा रंजीत सिंह से दोस्ती करनी ही पड़ी। देन उसके बाद हमने जो ये डिस्कस किया कि अफगान का कौन कौन सा रीजन कंट्रोल कर रखा था, तो मुल्तान को कंट्रोल किया हुआ था, पेशावर को कंट्रोल किया था, और कश्मीर ये जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर था। लेकिन 1839 में इनकी डेथ हो जाती है।
1839 में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके पास 75,000 की स्टैंडिंग आर्मी थी, सबसे बड़ी आर्मी थी आफ्टर ब्रिटिशर्स अगर हम बात करें 19th सेंचुरी में। इनकी डेथ होती है और नेक्स्ट महाराजा जो बनते हैं वो बनते हैं खड़क सिंह। लेकिन खड़क सिंह की डेथ होती है और उनके जो बेटे थे नौनिहाल सिंह, उन दोनों की भी एक साथ डेथ हो जाती है। क्रीमेशन के बाद जब आ रहे होते हैं तो जो दरबार जो उनके गेट होता है वो उनके सिर के ऊपर गिरता है और उनकी जो वो उसके बाद जो वो घायल होता है, फिर डेथ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बनते हैं शेर सिंह, अनदर सन ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। लेकिन इनको भी मार दिया जाता है 1843 में। फिर दिलीप सिंह जो है वो नेक्स्ट बनते हैं और इनको बनाने में रोल प्ले करता है हीरा सिंह डोगरा। हीरा सिंह जो है वो वजीर बनते हैं। बट ये जो इसके बाद ट्रेशल शुरू होता है कि एक को मार के एक जो है वो महाराजा बन रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स जो फ़ायदा उठाते हैं तो उसका जो रिजल्ट बनता है वो बनता है एंग्लो सिख वॉर। 1845-46 में पहली सिख वॉर हुई, जिसकी जो ट्रीटी हो रखी थी वो रखी थी ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। और सेकेंड जो बैटल हुई उसमें जो है वो कंप्लीटली जो है वो सिख रूल ख़त्म होता है और ब्रिटिशर्स जो है वो पंजाब को जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं। और ये जो है वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हो रखा है। पंजाब जब कंट्रोल में आता है सिखों के, तो उसके बाद 1947 में पार्टीशन होता है और 1966 में जो है वो पंजाब एक सेपरेट स्टेट बनता है। इवन हरियाणा को भी सेपरेट कर दिया जाता है। और जो हिली रीजन था, यानी कि जो अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें चायल वाला रीजन, ये जो है वो किस में ऐड कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश में ऐड कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसको हम अलग से कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट जो स्टेट प्रिंसली स्टेट थी, या अगर हम बात करें जो रीजनल स्टेट थी, उसमें जाट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेजेंट टाइम वाले जाट मथुरा यूपी वाला रीजन, नॉन अलाइड पीजेंट जो है उनको कहा गया है दिल्ली मथुरा आगरा वाले रीजन में जो ये है वो ये राइज करते हैं। मेन रूलर्स अगर हम बात करें तो चूरामन और बदन सिंह, ये दो इंपॉर्टेंट है। गंगा से लेकर चंबल नदी के बीच का जो रीजन था ये पूरा का पूरा जाटों के कंट्रोल में था। ये एक नॉन एलाइट पेजेंट्स क्लास थी इंपॉर्टेंट। और मेन पर्सनालिटी जो है वो सूरजमल है। सूरजमल को जो है वो प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब भी कहा गया है और इन्होंने जो है वो फोर्ट बिल्ड किया था एक लोहगढ़। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया एक बार कि जो लोहगढ़ फोर्ट है वो किस जाट रूलर ने बनाया था। तो इसका नाम याद रखना कि सूरजमल ने जो है वो ये बनाया था। इस फोर्ट को कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया आज तक, इवन ब्रिटिशर्स भी इसको फेल हो गए थे इसको कैप्चर करने में। देन उसके बाद राजपूत की अगर हम बात करें तो सवाई जय सिंह, राजा सवाई जय सिंह 1699 से लेकर 1743 मोस्ट आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर ऑफ 18th सेंचुरी। बिपिन चंद्रा ने एनसीईआरटी में डायरेक्ट कहा है इसको, सवाई जय सिंह को। देन उसके बाद इन्होंने जो है वो जयपुर सिटी जो प्रेजेंट टाइम पे उसको उसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपका सवाई जय सिंह ने की थी। अबॉलिश सती को अबॉलिश किया था, जजिया अबॉलिश किया था, फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी अबॉलिश किया था। यानी कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग होगा ही जब इतने सारे जो है वो सोशल रिफॉर्म्स जो है वो इस पर्सनैलिटी ने किए। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस, कि भारत में जो है वो यूरोपियन किस तरह से आए। और ये जो है वो हमारी क्लास 3 होगी। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।